किया। जब उसने ऑनेस्टी से इनवॉइस इशू नहीं किया या किसी तरीके से उनके कंफ्यूजन में लॉ ने कहा कि भाई विद इन 30 डेज इनवॉइस इशू करना था, अगर वो विद इन 30 डेज कर देता है तो डेट ऑफ इशू आ गई ना, पहले क्लॉज में चला जाएगा वो। अगर उसने इनवॉइस इशू नहीं किया, मानो मैं एक एग्जांपल लेता हूं, एक इलस्ट्रेशन लेते हैं इस पे कि मेरी डेट ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विसेज थी 1 मई और मेरे को इनवॉइस इशू करना था 31 मई तक। अगर मैंने इनवॉइस इशू कर दिया 25 मई को, तो मैं किस प्रोविजन में जाऊंगा? क्लॉज 1 में जाऊंगा। आई हैव इशूड द इनवॉइस विद इन द टाइम लिमिट प्रिस्क्राइब्ड अंडर द लॉ। अगर मैंने इनवॉइस 1 जून को इशू किया है तो मैं कहां जाऊंगा? मैं सेकंड क्लॉज में जाऊंगा और जहां मेरी डेट क्या मानी जाएगी? 1 मई। देखो कितना फर्क है, मतलब दैट कैन इंक्रीज योर लायबिलिटी लाइक एनीथिंग। सो द इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इज टू एडवाइज द क्लाइंट कि भैया ये इनवॉइस ऐसा नहीं कि वो पेपर घर पे रह गया, मैं भूल गया या कर गया। इट हैज implications on your tax liability, tax payments. So better to be well versed with these provisions, and also our client should be well versed with these provisions, so that we will not be बहुत सारे provisions income मतलब सर्विस टैक्स में there are so many litigations on this point only. कब करना था, कैसे करना था, नहीं किया। So friends, we have to be very careful. The issue is very clear. In case of a normal provisions, the time of supply, in case of services, in case of supply of services will be when the invoice will be issued in time. When the invoice will not be issued on time, when the invoice will be issued on time, the date of invoice and date of receipt of payment, whichever is early. And when the invoice is not issued, then the date of provision of services or the date of receipt of payment, whichever is early. ओके, सो अगर इन दोनों कंडीशन से भी अगर बात नहीं बनती तो रेजिडुअरी प्रोविजंस क्या हैं कि द डेट ऑन विच द रिसिपेंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये बड़ी ट्रिकी कंडीशन है कि डेट ऑन विच द रिसिपेंट शोज, नॉट द सप्लायर शोज। कैसे पता लगेगा सप्लायर को उसने दिखा दी नहीं दिखा दी अपने में? है भाई सप्लायर को, मतलब ये कहते हैं डेट ऑन विच द रिसिपेंट शोज द रिसीट ऑफ सर्विसेज इन हिज बुक्स ऑफ अकाउंट। भाई सप्लायर को कैसे पता लगेगा? इंप्लीकेशन तो सप्लायर के ऊपर है ना। तो हमें अपने रिसिपेंट से भी अगर इन दोनों कंडीशन में लगते, पता लगा यार वो उसको तो लगा, बोले सर मैंने तो चेक भी भेज दिया आपको पता नहीं, आपने बताया था मेरे को एक दिन कि भाई मैं अटेंड कर ली थी हियरिंग, मैंने चेक भी भेज दिया आपको पता ही नहीं है। सप्लायर को पता ही नहीं है कि भाई रिसिपेंट ने ये अपनी बुक्स में शो कर दिया, उसने ना तो इनवॉइस रेज किया ना उसने कुछ किया। तो अगर ऐसी दो कंडीशन होती हैं तो वो ये कहते हैं कि फिर हम सप्लाई पे भरोसा नहीं करेंगे, फिर हम रिसिपेंट्स की बुक्स को मानेंगे। There are so many cases. ये वो मतलब बेसिकली क्या है, लॉजिकल है। देखो अगर सप्लायर नहीं बता रहा कि सर्विस कर दी है उसने और कहीं से उनको पता लगता है कि जनरली क्या होता है, ये तब आता है जब इन्वेस्टिगेशन होती है कोई। ये नॉर्मल केसेस में नहीं आता ऐसा। ये जब इन्वेस्टिगेशन होती है वो कहता है यार मैंने तो प्रोवाइड की नहीं है। बोले सर आपने पेमेंट भी रिसीव नहीं किया। बोले सप्लायर तो शो कर रहा है अपनी बुक्स में, उसने तो इनवॉइस उसने तो डाल रखी है कि भाई आपकी प्रोविजनिंग कर रखी है। सो दिस थिंग विल डेफिनेटली हर्ट। किस चीज में हर्ट करेगी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कि सप्लायर ने अपने बुक्स में शो कर दी, प्रोविजनिंग कर दी 31 मार्च को, क्या करोगे? दिस इज वेरी डेंजरस प्रोविजन। कि भाई नॉर्मली क्या होता है सर्विसेज के केस में, रिसिपेंट अपनी बुक्स में प्रोविजन कर लेता है, चाहे उसको प्रोविजन कर लिया, मेरे को सप्लाई। प्रोविजन कब करता है वो बंदा? प्रोविजन तब करता है कि वो ये मानता है कि ये जो सप्लाई में रिसीव करने वाला हूं दैट इज कमिंग एंड दैट इज फॉर दिस पर्टिकुलर पीरियड, तभी तो प्रोविजन करता है वो। भाई अगर अप्रैल से मार्च तक की मैं ऑडिट कर रहा हूं तो ऑडिट का प्रोविजन तभी करता है ना। अगर मैं अप्रैल के बाद की अगर ऑडिट करता हूं तो उसका प्रोविजन तो नहीं करता ना वो। तो ऑब्वियसली सर्विस प्रोविजन उसने तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से दिखा दी है, लेकिन इसमें जो वो पॉइंट निकल के आता है, इसमें पॉइंट ये निकल के आता है
कि रेजिडुअल क्लॉज तभी लगेगा जब आपके पहले दूसरे क्लॉज नहीं लगेंगे। रेजिडुअल क्लॉज उन लोगों के लिए जो महाआलसी लोग हैं, मतलब ऐसा नहीं है कोई जानबूझ के नहीं करना चाहता, ऑडिट भी कर दी, पेमेंट भी रिसीव कर लिया, अगला साल भी निकल गया, ना इनवॉइस रेज किया, चलो इनवॉइस रेज नहीं किया, पेमेंट रिसीव नहीं किया, एंड उसने अपने यहाँ प्रोविजन कर लिया, देन यू विल फिट इनटू दिस। सो यस सर, जनरली जैसे होता है कि सपोज आई एम अ लोअर सप्लायर, कि बहुत छोटा बंदा है, उसके पास अभी नहीं पता होता कि ऑडिट कहाँ पे होगा। कंपनीज के केस में एनओसी चाहिए होती है, नॉर्मल छोटे केसेस में नहीं चाहिए होती। अब उस केसेस में लोग 31 मार्च को प्रोविजन कर देते हैं, ऑडिट फीस डेबिट, ऑडिट फीस पेबल क्रेडिट। अब ऑडिट होना है सितंबर में, 6 महीने का गैप आ गया। अब उस टाइम पता चलता है कौन सीए कर रहे हैं, उस केस में सीए की लायबिलिटी तो फिर मार्च से ड्यू हो गई। नहीं, यही मैंने बताया कि रेजिडुअल क्लॉज विल कम इनटू पिक्चर ओनली व्हेन दीज क्लॉज ए और बी विल नॉट कम इनटू एग्जिस्टेंस। बट 31 मार्च को जो प्रोविजन किया गया, प्रोविजन कर लिया, या तो ये रिवर्सल पे भरे। नहीं, एक्चुअली क्या है कि प्रोविजन कर लिया उसने, लेकिन आपने सर्विस कब प्रोवाइड की? सितंबर में जाके। राइट। तो अगर आप सितंबर में सर्विस प्रोवाइड करके विद इन टाइम लिमिट इनवॉइस रेज कर देते हो, देन दिस रेजिडुअल क्लॉज विल नॉट कम इनटू द पिक्चर, दी whatever you are saying will come into the picture। फिर उसका जो टैक्स होगा वो उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आएगा। मतलब वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर कि इसके इम्प्लीकेशंस तब हैं कि जब हम सर्विस देने के बाद में भी सालों साल बिल रेज नहीं करते हैं, और बाद में जब इन्वेस्टिगेशन होती है पता लगा कि रिसिपेंट तो कह रहा है मैंने सर्विस ले ली। फ्रेंड्स, चाहे आपने फीस रिसीव की है या नहीं की है, ऑडिट की, कहते क्या होता है कई बार हम कह देते हैं कि भाई जब देगा तब देख लेंगे, जब देगा तब देख लेंगे, लेकिन कल को इन्वेस्टिगेशन हो गया तो तब नहीं देखेंगे, वो तो 31 मार्च को ही आपको टाइम हो जाएगा एंड उसी से आपकी लायबिलिटी अराइज हो जाएगी। For tax also. Will they make the payment at that time on 31st March when they make the provisions? कौन करता है सर? Sir, tax की, tax में नहीं naturally नहीं, टैक्स की पेमेंट कर दे ना कर दे और इररिलेवेंट है। अभी हम टैक्स की कौन करेगा टैक्स की पेमेंट? सप्लायर को तो पता ही नहीं है। recipient जो करेगा when he is making the provision, हाँ, he is providing for tax also. प्रोविजन के टाइम पे कोई टैक्स की पेमेंट नहीं करता। नहीं, now further case at that time we don't, but under this law, when he is making provision, let's say if fees is 1 lakh rupee, 18% service, he will provide 1,18,000. When he makes that provisions, will we have to deposit that 18%? रिसिपेंट के केस में आप कह रहे हो ना? रिसिपेंट के केस में अगर वो ये मान लेता है मैंने प्रोविजनिंग कर दी, प्रोविजनिंग इज जस्ट अ प्रोविजन, इट इज नॉट अ फाइनल डिटर्मिनेशन ऑफ लायबिलिटी। प्रोविजन इज जस्ट अ प्रोविजनिंग, सो वो उसके बेसिस पे टैक्स डिपॉजिट नहीं करेगा क्योंकि ही डू नॉट हैव एनी टैक्स इनवॉइस इन हिज हैंड। Yes. Yes. Provisioning कर रही है वो। There is no difference on this point। मतलब आपका जो पॉइंट था, मैं सिंपल वे में बताता हूँ। आप ये कह रहे हो कि रिसिपेंट ने प्रोविजनिंग कर दी और वो टैक्स भी पे कर देता है उसका, पहले तो उसको पता ही नहीं लगेगा कितना टैक्स पे करना है, क्योंकि टैक्स उसको तब पे करना है जब वो इनवॉइस रिसीव हो जाए, और टैक्स उसने पे नहीं करना है, टैक्स तो उसने रिसिपेंट ने सप्लायर को पे करना है। सप्लायर अगर पे कर दे, सप्लायर तब पे करेगा जब वो कहता है मैंने सर्विस दे दी, उसने तो सर्विस दी नहीं। तो आइडिया ऑफ दिस प्रोविजन इज बेसिकली, देखो मैं इस प्रोविजन को उस केस में इफेक्टिव होता है ये प्रोविजन, रेजिडुअल प्रोविजन, जब मेन मशीनरी काम नहीं करती। यस, सबके प्रोविजनिंग करते हैं, कर लेते हैं। बिकॉज आपको तो मंथ का बुक्स क्लोज करनी है, आप मंथ में प्रोविजन करते हो, इनवॉइस रेज होती है फर्स्ट को, सेकंड को, और व्हेनेवर इन द पेमेंट उसके बाद होती है। बिल्कुल। तो ये तो हर मंथ का सिचुएशन है। तो आई डोंट थिंक दिस कैन बी हैंडल्ड इन अ नॉर्मल सिनेरियो। दिस कैन ओनली बी हैंडल्ड इन that is what I am saying कि this residual provision is only applicable when the main provision is not applicable.
So friends, in a normal scenario or in a forward charge, time of supply of goods or time of supply of services, any question on this? We will move further. Yes. What we do practically do, we compile the balance sheet, order the balance sheet in September. We put the date in case of companies. We put the date in May or June. It means when we sign that balance sheet, 30 days will start from that date. सर आपके क्वेश्चन का खुद ही आंसर है, जैसे सर ने भी बताया कि जिस डेट को आपने बैलेंस शीट साइन कर दी, इससे बड़ा प्रूफ कोई नहीं हो सकता कि आपने सर्विस दे दी, तो वही डेट मानी जाएगी आपके लिए। हाँ? क्या? इसमें क्या है कि जैसे ये कहते हैं, अभी मैंने ना ये अप्रूवल वाला भी किया नहीं, क्योंकि अप्रूवल वाला मैंने किया नहीं, मैं सिर्फ एक ही पार्ट कर रहा हूं। हाँ, क्योंकि अप्रूवल वाले में अभी हम करते नहीं है, मतलब उसमें गुड्स में एक सिंपल ही प्रोविजन है कि अगर गुड्स मूवमेंट, ऑब्वियसली गुड्स बेचेंगे तो मूवमेंट होगा, तो वो मूवमेंट हो गया है तो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स। सर्विसेज वाली सर ये एक सेकेंड, एक वो ले लूँ। हाँ सर आप ले लो। हाँ बता। सर्विस इज ए प्रोसेस, सो लाइक ऑडिटर अगस्त में अपॉइंट हो जाते हैं, जुलाई अगस्त में अपॉइंट हुए, नाउ ही अज्यूम ऑफिस ऑफ द ऑडिटर, सो टाइम ऑफ प्रोविजन ऑफ सर्विस कब माना जाएगा? इट्स स्टार्ट ऑफ इसको हम आएंगे कवर करेंगे। कंटिन्यूइंग सर्विस, या कंटिन्यूइंग सप्लाई ऑफ सर्विसेज और कंटिन्यूइंग सप्लाई ऑफ गुड्स, यू विल कवर इट। सर एक गुड्स में एक क्वेश्चन है कि जैसे मोस्टली कंपनीज जो बड़ी हैं उनमें ये होता है कि वो डेट ऑफ इनवॉइस को अपना कुछ नहीं करते, वो जिस डेट मतलब उनके में बैक डेट की एंट्री का प्रोविजन नहीं होता उनके सॉफ्टवेयर में, वो क्रेडिट में एंट्री करते हैं, इनवॉइस 2 महीने बाद आ रही है, 3 महीने बाद आ रही है। अब सपोज मैंने सेल करा, मैं तो अपने GSTR 1 फाइल कर दूंगा, वो GSTR 2 में क्या उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं 2 महीने बाद, जब वो बुक्स एंटर करेंगे उस टाइम पे बेनिफिट लेंगे, या मेरे ख्याल से योर क्वेश्चन इज क्वाइट इंटरेस्टिंग एंड गुड, लेकिन मैं अभी टाइम को ही ध्यान में रखना चाहता हूं, क्योंकि ये इनवॉइस पे चले जाएंगे हम, नहीं तो वो हमने कवर करना अभी है। हम, हाँ नहीं, अभी यहाँ नहीं कवर करेंगे, क्योंकि यहाँ वी आर थिंकिंग इन प्रोस्पेक्टिव ऑफ द सप्लायर ओनली, सप्लायर एंड दैट टू लिमिटेड ऑन द टाइम ओनली, क्योंकि आगे पीछे जाएंगे तो इशू क्रिएट हो जाएगा। हाँ हाँ हाँ, मतलब वही मान रहा है ना कि भाई मैंने मान लिया कि भाई देखो, और क्या निकल के आएगा भाई, मैंने प्रोविजन कर लिया कि भाई मैंने रिसीव कर लिया, चाहे उसने रिसीव किए नहीं किए, तो ये रेजिडुअल क्लॉज, अब आप ये कहोगे भाई सितंबर में मैंने शो किया, उसने पहले कर दिया, अब उसको कौन मानेगा? बुक्स तो बुक्स बताएंगी ना भाई, कोर्ट ऑफ लॉ में डॉक्यूमेंट चलेगा ना, इसके अलावा कोई डॉक्यूमेंट होगा नहीं। तो फ्रेंड्स आप आगे चलते हैं रिवर्स चार्ज के केस में। हाँ जी प्लीज। One question. Actually, sir had asked for exporter हाँ regarding the commission agent. Now, in case the commission agent has got an agreement that he'll be paid, the amount will be due to him only when the amount is received by the exporter. ठीक है सर, Export has been made in 1 year, ठीक है but payment has been received in the next year. ठीक है। And in this case, what will be the word? आपका क्वेश्चन ये है कि अभी मैं पहले अपनी डेफिनेशन में फिट करता हूं आपके क्वेश्चन को। मेरी डेफिनेशन जो हम डिस्कस कर रहे हैं, आई एम अ सप्लायर ऑफ सर्विसेज ऑफ अ कमीशन एजेंट टू एन एक्सपोर्टर। Yeah. ओके, सो आई एम ए सप्लायर एंड माई सर्विस इज इन रिलेशन टू द कमीशन एजेंट। ओके, अब हम कहते हैं कि भाई आपका कमीशन कब, आपकी सर्विस कब मानी जाएगी? आपकी सर्विस आपके कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से तब मानी जाएगी जब उस एक्सपोर्ट का कमीशन जब उस एक्सपोर्ट का पेमेंट आ जाएगा, रिकवरी हो जाएगी। तो आपकी प्रोविजनिंग ऑफ सर्विस तब मानी, कंप्लीशन तब होगा जब वो इवेंट हो जाएगी। तो जब उसको पेमेंट रिसीव हो जाएगा, देन ओनली यू आर एंटाइटल्ड टू रेज एन इनवॉइस ऑन दिस एक्सपोर्टर, सो वो माना जाएगा। ठीक है सर, नाउ वी विल मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आपने मेरे को लिबर्टी दे रखी है कि भाई 1-आधा घंटा आगे ऊपर हो जाए तो चलेगा, तो मैं भी आराम से स्लो चलता हूं। सो द नेक्स्ट पार्ट इज, जल्दी नहीं है ना कोई, अगले सेशन में कर लेंगे, क्लियर होना चाहिए ना कंसेप्ट।
चलो, वेरी गुड सर, वेरी गुड सर, थैंक यू सो मच. So now we'll come on the other things in, and what is a different situation? The different situation is we have discussed this provision in case of forward charge. Now we'll discuss the situation in case of reverse charge. Reverse charge में supplier is converted into recipient because he has to follow the, he has to comply the responsibilities under the act. So अब हम सप्लायर से निकल के रिसिपेंट के पास चले गए हैं. अब देखते हैं कि क्या प्रोविजन कहता है, क्या होना चाहिए वैसे. भाई गुड्स के केस में क्या होना चाहिए अगर हम वैसे अगर प्रोविजन को भी नहीं देखते, मेरे ख्याल से बड़ा लॉजिकल है. भाई जब सप्लायर कहते मैंने गुड्स रिसीव कर लिए और जब सप्लायर कहते मैंने इनवॉइस या कोई डॉक्यूमेंट जो सप्लायर ने इशू किया है मेरे को वो रिसीव कर लिया है मैंने, और यहां रिसिपेंट कहते हैं कि मैंने पेमेंट कर दिया है, यही तीन चीजें हो सकती है ना. तो इन चीजों में से, तीन चीजों में से जो अर्ली होगा वही टाइम हो जाएगा. मतलब इट्स वेरी लॉजिकल, कोई प्रोविजन की जरूरत नहीं, इट्स वेरी लॉजिकल. जब एक बार हमने यहां समझ लिया तो रिवर्स चार्ज में हमें सिर्फ अपना रोल चेंज करना है. रोल सप्लायर से रिसिपेंट की तरफ जाना है. तो रिसिपेंट पे जैसे हम रिसिपेंट को एज ए सप्लायर मान के सोचेंगे तो काम बहुत इजी हो जाएगा. इसलिए इजी हो जाएगा क्योंकि सारी चीजें रिसिपेंट के हाथ में. रिसिपेंट ये नहीं कह सकता कि मैंने सप्लाई नहीं किया गुड्स. अरे भैया तूने रिसीव कर लिया बुक्स में तो यू कैन नॉट मेक समथिंग एल्स. अगर तूने पेमेंट कर दिया तो यू कैन नॉट से कि मैंने पेमेंट रिसीव नहीं किया. और पेमेंट कर दिया का मतलब वही हो गया सर, पेमेंट कर दिया का मतलब वही हो गया कि पेमेंट अगर आपने किया है तो या तो आपने बुक्स में एंट्री डाल दी या सप्लायर ने अपनी बुक्स मतलब उसके या उसका आपके अकाउंट में डेबिट हो गया बैंक अकाउंट में. लॉजिकल है. तो रिवर्स चार्ज में यही कहा है. लेकिन रिवर्स चार्ज में एक चीज और उन्होंने कही है कि अगर आप इनवॉइस रेज नहीं करते, मतलब आप अगर सप्लायर इनवॉइस रेज नहीं करता तब, क्योंकि जनरली क्या है रिवर्स चार्ज में, मैं एक पॉइंट नोट करना चाहूंगा आप लोगों के लिए कि रिवर्स चार्ज में टैक्स इनवॉइस कौन रेज करेगा? रिसिपेंट खुद के ऊपर टैक्स इनवॉइस रेज करेगा. रिवर्स चार्ज में रिसिपेंट खुद के ऊपर ही टैक्स इनवॉइस रेज करेगा. सप्लायर उसको इनवॉइस, इसका मतलब सप्लायर इनवॉइस रेज नहीं करेगा. भाई अगर मैं आपसे कोई चीज ले रहा हूं तो आप मेरे को इनवॉइस तो दोगे. भाई तू अपने टैक्स पर्पस से मान या मत मान इसको, तो मैं या तो इनवॉइस इशू करूंगा या इनवॉइस को किसी भी शेप में कह दूं कोई डॉक्यूमेंट इशू करूंगा. तो एक पहलू ये आ जाता है कि जैसे वहां उन्होंने एक चेक लगा रखा है, सप्लायर के केस में रिसिपेंट का चेक लगा रखा है ना, तो रिवर्स चार्ज में उन्होंने ऑब्वियसली रिसिपेंट के केस में एक सप्लायर का चेक लगा रखा है. भाई चेक एंड बैलेंसेस होना चाहिए ना. तो फर्स्ट केस में तो उन्होंने कह दिया कि रिसिपेंट जब कह देगा मैंने सप्लाई ले ली, तू मान मत मान उसी दिन से मान लेंगे. रिवर्स चार्ज में वो ये कहेंगे कि जिस डेट को सप्लायर ने कोई इनवॉइस या कोई डॉक्यूमेंट इशू कर दिया है, तो गुड्स के केस में तो उन्होंने कह दिया 30 दिन तो मान लेंगे, 31वें दिन ड्यू डेट हो जाएगी रिसीट ऑफ इनवॉइस. दोनों सर रिवर्स चार्ज इज फॉर बोथ गुड्स एंड सर्विसेज. गुड्स रिवर्स चार्ज गुड्स में भी आ गया ना कि अभी तो सर्विसेज के ऊपर था कि हम सर्विस ले रहे हैं, आ गया ना रिवर्स चार्ज कि जब आप रजिस्टर्ड डीलर अनरजिस्टर्ड डीलर से कोई सप्लाई ले रहा है. हाँ हाँ बिल्कुल, लास्ट टाइम हमने किया था ना. तो रिवर्स चार्ज इज सर, यही मैं कह रहा हूं जीएसटी के जहां भी इशूअर रुक जाएंगे आराम से, जल्दी नहीं है. रिवर्स चार्ज बिल्कुल क्लियर है. रिवर्स चार्ज इज एप्लीकेबल इन रिलेशन टू गुड्स, इन रिलेशन टू सप्लाई, बोथ, नो कंफ्यूजन. सर्विस टैक्स में रिवर्स चार्ज पार्ट रिवर्स चार्ज है कि आधा कोई करेगा आधा कोई करेगा, आधा रिसिपेंट देगा आधा सप्लायर देगा. जीएसटी में अभी तक ऐसा नहीं आया है. जीएसटी में फुल रिवर्स चार्ज की बात कर रहे हैं, तो जीएसटी में ऐसा प्रोविजन नहीं आया है. तो अब हम वापस उसी प्रोविजन पे आ जाते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज. तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि तीन चीजें तो रिसिपेंट के हाथ में, एक चीज उन्होंने एक चेक एंड बैलेंस करने के लिए वो सप्लायर के हाथ में दे दी कि जिस डेट को सप्लायर का इनवॉइस इशू कर देगा तो उस डेट के, उसके इनवॉइस की डेट के 30 डेज
तो हम आपको बेनिफिट दे देंगे। 31वें दिन मान लेंगे कि भैया ये डेट है, और सर्विसेज के केस में उन्होंने कह दिया कि 30 दिन और फालतू दे दिए, 61st डे मान लेंगे कि ये डेट है। तो वही चीज लिखी हुई है कि इन केस ऑफ रिवर्स चार्ज गुड्स एंड सर्विसेज के केस में हम वही बताने लग रहे हैं कि देखो ये है, आप इसको पढ़ के देखते हैं, कुछ अलग है केस में। इसमें तो ये होगा ना कि जो कंपनी का डेबिट, जो एंजल का डेबिट साइड है, हाँ हाँ सिर्फ सैलरी को छोड़ के हाँ, सभी के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, चाहे रिवर्स चार्ज फॉरवर्ड चार्ज। सिर्फ नॉन सप्लाईज को छोड़ के, सैलरी मत कहो ना, ब्रॉड बोलते हैं ना। हाँ, नॉन सप्लाई को छोड़ के नहीं, उसके अलावा फिर क्या चीज आती है? बहुत सारी चीजें जो सप्लाई नहीं है। एग्जांपल एग्जाम्पल लैंड एंड बिल्डिंग, आप किसी से लैंड खरीद रहे हो, बिल्डिंग खरीद रहे हो, पीएनएल में कह रहा हूँ, पीएनएल में हैं? पीएनएल पीएनएल में भी खरीद सकता हूँ ना सर मैं, अगर मैं डेवलप करने का काम करता हूँ पीएनएल में खरीद सकता हूँ ना। एनीथिंग विच इज नॉट अ सप्लाई, सप्लाई। इंटरेस्ट, मतलब मैं तो कोई भी आप ले लो डेफिनेशन। तो सर रिवर्स चार्ज पढ़ लेते हैं, वो भी कवर करेंगे सर वैल्यूएशन में, वैल्यूएशन में कवर करेंगे सर, वैल्यूएशन में, बैंक इंटरेस्ट पे नहीं है। तो रिवर्स चार्ज पढ़ लेते हैं सर, जो अभी हमने डिस्कस किया एक बार पढ़ लेते हैं। अगर कोई कंफ्यूजन होता है तो इसको करते नहीं, आगे बढ़ते हैं। कि जैसे कह दिया डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स, इन केस ऑफ गुड्स ओनली, तो मैंने रिसीट किया है वो होगी। डेट ऑन पेमेंट इज मेड, जब मैं पेमेंट कर रहा हूं वो, तीसरे वाला छोड़ देते हैं, चौथे वाले पे आ जाते हैं। डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ द रिसिपेंट ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इफ इट इज नॉट पॉसिबल, अच्छा इस रेजिडुअल को छोड़ देते हैं। तो पहली हो गई डेट ऑफ रिसीट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो भी मान लें, और दूसरी हो गई डेट ऑन विच द पेमेंट इज मेड, जो हमने डिस्कस किया था, और 31st डे इन केस ऑफ गुड्स और 61st डेज इन केस ऑफ सर्विसेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस or any other document by the supplier of goods or services. Any confusion? जिससे हम गुड्स खरीदते हैं, अगर वो हमें इनवॉइस देता है नहीं देता, तो हमें खुद भी बनाना पड़ेगा इनवॉइस। देखो, अगर हम रजिस्टर्ड डीलर हैं और जिससे हम खरीद रहे हैं वो अनरजिस्टर्ड डीलर है, तभी हम रिवर्स चार्ज मान रहे हैं ऐसी कंडीशन में, तो ऑब्वियसली ही जिससे हम परचेज कर रहे हैं वो रिवर्स चार्ज में टैक्स इनवॉइस नहीं रेज कर सकता मेरे ऊपर। तो जब वो रेज नहीं कर सकता मेरे ऊपर, तो इन्होंने उसको एंट्री को आगे बढ़ाने के लिए, रिटर्न के पर्पज के लिए इन्होंने कहा है कि यू रेज अ रिवर्स चार्ज इनवॉइस, टैक्स इनवॉइस ऑन योरसेल्फ, खुद ही करो। लेकिन वो जिसने सप्लाई किया है वो कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट तो इशू करेगा ना, तो उसकी डेट को मान लेंगे हम कि भाई तुम अगर नहीं बता रहे, अगर रिसिपेंट नहीं बता रहा अंडर दी रिवर्स चार्ज, तो हम सप्लायर के पास जाके पता कर लेंगे भैया तुमने ये किया है। हाँ जी, हाँ हाँ, he is issuing us an invoice कि I am to receive $3,000 from you. It means again we will gross it up or we will make adjustment of that $3,000. किसके बारे में बात कर रहे हैं सर? एक्सपोर्ट के बारे में, एक्सपोर्ट के कमीशन एजेंट जो है, he has raised the invoice कि $3,000 is due to me. रेज कर दिया उसने इनवॉइस। उसने invoice को raise कर दिया. Then at other end, as an exporter, I am to deposit tax under reverse charge. Should I कोई raise? जरूरी नहीं है अपने रिवर्स चार्ज में करना। अगर कमीशन एजेंट अगर खुद रजिस्टर्ड है अपने आप में तो Sir, not registered. He's a foreign commission agent. ठीक है। He's not registered. ठीक है, So he has issued us a bill. $3,000 is due to me. ठीक है, Then we are again to create another document, हाँ हाँ, part including that 18% Yes, yes. charge, whatever it is. यस यस, आपने रिवर्स चार्ज में एज अ रिसिपेंट यू हैव टू रेज इनवॉइस ऑफ टैक्स इनवॉइस ऑन योरसेल्फ, ऑन मतलब हिमसेल्फ, कि वो करना है, सो दैट कि वो टैक्स की चेन आगे बढ़ती जाए। सर वो जो इनवॉइस है वो किस नाम से बनेगा फिर? अपने नाम से बनेगा। अपने नाम से अपने आप हाँ हाँ हाँ, मतलब बेसिकली इट्स अ डॉक्यूमेंट, दे आर क्रिएटिंग अ डॉक्यूमेंट। But then we have to link it with that अपना commission agent bill also. हाँ, वही मैं कह रहा हूं कि कमीशन एजेंट के बिल की डेट इंपॉर्टेंट है। अगर आप अपना नहीं मान रहे कि भाई आपने सर्विस रिसीव कर ली है या गुड्स रिसीव कर ली, सर्विसेज के केस में प्रॉब्लम होती है, अगर आप नहीं मान रहे कि सर्विसेज रिसीव कर ली हैं और तो वो सप्लायर के पास चले जाएंगे, सप्लायर कहता है मैंने तो इनवॉइस दे दिया, उसकी बुक्स में इनवॉइस आ रहा है वो, तो उसके 30 दिन के अंदर अंदर गुड्स में 60 डेज मतलब 61st डेज को सर्विसेज के केस में वो टैक्सेबल मान लेंगे, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा उस पर। ऑब्वियसली जब रिवर्स चार्ज में वो कोई पे करेगा तो आज भी क्रेडिट मिलता है, बाद में भी क्रेडिट मिलेगा।
पर्पज यही है, जो अपने आप पे इनवॉइस रेज करने का पर्पज ही दो हैं, एक तो क्रेडिट चेन ठीक चलती रहे, एक दूसरा वो अपने आप पे इनवॉइस रेज करके ये शो कर रहा है कि यस आई हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज, हाँ यस आई हैव रिसीव्ड द गुड्स एंड सर्विसेज। सो नेक्स्ट, हाँ हैं? सर उन्होंने इनवॉइस का फॉर्मेट है, जब हम देखेंगे उन्होंने ये कहा है कि टैक्स इनवॉइस के लिए आप ये कहोगे कि, मैं बताता हूँ, एक सेकंड में बताता हूँ, एक सेकंड में बताता हूँ सर। वो आप जब कोई भी वो बंदा जिससे रिसीव कर रहे हो गुड्स, आप गुड्स, तो वो बंदा अनरजिस्टर्ड है, उसका आपके पास में क्या इंफॉर्मेशन अवेलेबल है? नाम, एड्रेस, नाम ही है, कुछ भी हो जाए हमें कोई मतलब नहीं है उससे। अगर नाम भी है तब भी सफिशिएंट है मेरे लिए। अगर मैं नाम उसका लिख के, उन्होंने जो फॉर्मेट दिया हुआ, अभी मैं इस पॉइंट पे उस फॉर्मेट को डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन उन्होंने फॉर्मेट दिया हुआ है कि रिवर्स चार्ज के केस में रिसिपेंट को क्या इनवॉइस रेज करना है, उस पर उसने लिखना है कि भाई किसने दिया है और मेरे को दिया है, क्या सर्विस प्रोवाइड किया, क्या वैल्यू थी सर्विस की, कितना टैक्स लगा है, और उस टैक्स को लेके वो उसकी सीरीज डिफरेंट रखनी पड़ेगी। उन्होंने कहा है कि उसकी सीरीज डिफरेंट रखनी पड़ेगी और उस सीरीज के बेसिस पे मैं क्रेडिट ले लूंगा, उसको GSTR 2 में लेके जाऊंगा अपने में। हाँ बिल्कुल बिल्कुल अलग, सेपरेट, बिल्कुल सेपरेट सेट ऑफ इनवॉइसेस। हाँ जी, हाँ क्रॉस चार्ज कौन सा? सर यही रूल अप्लाई होंगे, उसमें कोई अलग रूल नहीं है उसके लिए। कंसिडरेशन नहीं होती उसमें। नहीं कंसिडरेशन तो मानते हैं, कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन उन्होंने सप्लाई मान लिया उसको। देयर इज नो सेपरेट सेट ऑफ रूल्स फॉर द डिस्टिंक्ट पर्सन, एजेंट और एवरीथिंग, द सेम रूल विल अप्लाई। रेजिडुअल तो रहेगा नहीं उसमें, हैं? रेजिडुअल कैसे रहेगा उसमें, क्यों? कैसे बताइए? भाई जब उनको डिस्टिंक्ट पर्सन मान लिया कि ए इज अ पर्सन, B is a person, both are distinct person under the same pen, they are the same। कंसिडरेशन नहीं है ना सर दोनों। सर मैं ये कह रहा हूँ कंसिडरेशन को छोड़ दें, कंसिडरेशन के लिए वैल्यूएशन रूल है, वो कंसिडरेशन में बताएगा, वैल्यूएशन रूल बताएगा कि वैल्यू क्या होगी उस तरीके की। वैल्यूएशन तो अप्लाई नहीं होता सर उस पे। सर उसमें वैल्यूएशन ही अप्लाई होता है। वैल्यूएशन नहीं है सर उसमें, उसमें बोला है कि अगर आप, मैं अब जब वैल्यूएशन पे आऊंगा बताऊंगा आपको। एक्चुअली क्या है कि जब दो लोगों के बीच में जो रिलेटेड पर्सन हैं या डिस्टिंक्ट पर्सन है, कोई ट्रांजेक्शन होगा तो उसकी वैल्यू वैल्यूएशन रूल के हिसाब से एप्लीकेबल होगी। लेकिन सर वो डिस्ट्रिक्ट पर्सन जरूर हैं लेकिन रिलेटेड पार्टी हैं, वैल्यूएशन का रूल उसमें लिखा है कि जो आप ठीक समझते हैं उस हिसाब से कर नहीं लो। ठीक नहीं समझते, हम वैल्यूएशन पे आएंगे तब बताएंगे क्या होगा। अभी हम नेक्स्ट बस 2 मिनट में वैल्यूएशन पे आने वाले हैं, विल डिस्कस कवर दिस इशू ऑन दिस। हाँ जी, सर्विस टैक्स में जो रिवर्स चार्ज की जो क्राइटेरिया है एप्लीकेबिलिटी और GST में, दोनों में सेम है, कोई चेंज है उसमें? नहीं इसमें आपको बहुत बड़ा चेंज ये है, बहुत बड़ा चेंज ये है कि यहाँ एक तो 50-50% का चक्कर नहीं है, यहाँ फुल रिवर्स चार्ज है अभी। दूसरा ये है कि सेम चीजें सर्विस टैक्स के हिसाब से फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, GST में मतलब मैकेनिज्म सेम है। नहीं सपोज इनके सपोज एनी कंसल्टेंसी सर्विस वेयर then in case of that there is no reverse charge applicability. In GST case is there any reverse charge mechanism? मैं आपको यही बता रहा हूँ कि किस सर्विस पे रिवर्स चार्ज है, किस पे रिवर्स चार्ज नहीं है, कितना रिवर्स चार्ज है, ये सर्विस टैक्स में अलग है, GST में अलग है, बिल्कुल अलग है, अलग है, बिल्कुल भूल जाओ उसको। ओके लेकिन जो मैकेनिज्म है ना वो सेम है। ओके तो इसलिए मतलब वी हैव टू अनलर्न दैट पर्टिकुलर थिंग, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार वो वहां तो ऐसे होता था। नथिंग लाइक, GST बिल्कुल क्लीन एंड क्लियर है, कोई कंफ्यूजन नहीं है इसमें। तो नेक्स्ट चलते हैं सर। एक इसमें रिवर्स चार्ज में एक और है कि टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर ये एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के बारे में आ रहा है कि एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस का जो प्रोविजन पहले भी था ये कि गुड्स के केस में नहीं है, गुड्स के केस में तो वो अलग से डील करेंगे, सर्विसेज के केस में अगर ट्रांजैक्शन एसोसिएटेड इंटरप्राइजेस के बीच में हो रहा है तो उसका जो टाइम ऑफ सप्लाई वो मानेंगे जो 2 डेटों में से पहले है। कौन कौन सी डेट? एक तो ड्यू डेट मतलब डेट ऑफ पेमेंट और डेट ऑफ एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। आपस में एडजस्टमेंट एंट्रीज कर देते हैं ना, डाल दे भाई पेमेंट किया नहीं है बाद में दे, नहीं नथिंग एल्स। जिस डेट में तुम एंट्री डाल दोगे
और पेमेंट हो जाएगा, उन दोनों में से जो डेट होगी, इट इज एप्लीकेबल ओनली इन रिलेशन टू सप्लाईज। गुड्स को उन्होंने कवर कर लिया है दूसरी जगह। सो ये डेट ऑफ पेमेंट के लिए बात हो गई। अब हम कहते हैं टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर्स। ये वाउचर्स पहले ही टाइम सुना होगा वर्ड। वाउचर्स की जो टैक्सेबिलिटी है, आई थिंक आई हैव नॉट हर्ड दिस इन अदर इनडायरेक्ट टैक्सेशन। सो व्हाट इज दिस ऑल अबाउट वाउचर? गिफ्ट वाउचर। और क्या हो सकता है वाउचर? है लाइसेंस। और क्या हो सकता है सर? देखो पहले वाउचर को समझने से पहले, क्योंकि नया कंसेप्ट है छोटा सा कंसेप्ट, कुछ नहीं है। वाउचर होता क्या है? जैसे आपने कहा गिफ्ट वाउचर, आपने कहा कोई भी ऐसा वाउचर, तो हम जनरल डेफिनेशन से जीएसटी की डेफिनेशन में आ जाते हैं। उसको जनरल डेफिनेशन में बहुत हो सकती है, तो लेट अस अंडरस्टैंड दी जीएसटी डेफिनेशन क्या है वाउचर की। तो जीएसटी डेफिनेशन वाउचर की ये कहती है, मींस an instrument where there is an obligation to accept it, there is an obligation to accept it as a consideration on whom? On the supplier of goods and services. Obligation on the supplier of goods and services as a accept it as a consideration or a part of the consideration for the supply of goods and services, or both, where the goods or services or both to be supplied or identities of the potential goods and services supplied, number one, or the identities of their potential supplier are either indicated on the instrument itself or in relation or in a related documentation। यानी कि दो चीजें मेंशन करना जरूरी है, या तो ये कि भाई गुड्स सप्लाई, मतलब गुड्स और सर्विसेज सप्लाइड क्या होंगी इससे, इस वाउचर के ऊपर, और या फिर किस सप्लायर के ऊपर ये एप्लीकेबल है, किन सप्लाई। जैसे होता है ना सोडेस्को पास मिलते हैं, जैसे होगा ना इंडस्ट्री में चल रहे हैं काफी, दिस इज ए वेस्टर्न कल्चर, कि लोगों को पैसा ना देके कूपन दे दो, सो वो अपना सोडेस्को पास हो गए। यू कैन बाई फ्रॉम अ ग्रोसरी फ्रॉम सम स्टोर्स, यू कैन हैव फूड फ्रॉम सम स्टोर्स। सो विद दिस वाउचर्स you are entitled as a recipient, you are entitled, if I am a holder of the voucher, so in voucher में क्या हो गए, दो चीजें हो गई वाउचर के केस में। एक तो हो गया जो होल्डर ऑफ द वाउचर है, एक हो गया जिसने वाउचर्स इशू किए हैं, या जो वाउचर्स का जिसने डिजाइन किए हैं वाउचर्स, जो वाउचर सप्लाई करता है ओरिजिनेटर, और एक हो गया वो जो वेंडर जिससे वाउचर्स रिडीम होने हैं, जिस पे जाके वाउचर्स रिडीम होने हैं। तो अगर इस परिप्रेक्ष्य में मैं देखूं तो मैं ये जो प्रोविजन बता रहा हूं, मैं उस परिप्रेक्ष्य में बता रहा हूं, ये जो बंदा जो वाउचर सेल करता है उसके परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि अगर हम और कहीं भी सोचेंगे तो हम कंफ्यूज हो जाएंगे। वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ वाउचर फॉर हुम, फॉर अ पर्सन हु हैज इशूड दीज वाउचर्स। तो ऑब्वियसली उसके केस में जब वो वाउचर इशू कर रहा है, तो यहां तो उसने कह दिया 1000 रुपए का वाउचर है, ये चीज मिल जाएगी, आप फ्लिपकार्ट पर चले जाओ। तो उसको उस समय पता लग गया ना भाई ये चीज मिल जाएगी, तो उसने कह दिया कि इन केस ऑफ सप्लाई आइडेंटिफाइबल एट दैट पॉइंट, एट विच पॉइंट, जब वो वाउचर इशू कर रहा है, तो द डेट ऑफ इशू ऑफ वाउचर्स हो जाएगा। और अगर उसको ये पता नहीं लगा कि डेट ऑफ इशू कब उस समय है, लेकिन वाउचर उसने कह दिया भाई मेरे 3 महीने की 6 महीने की वैलिडिटी के होते हैं, अब वो बंदा जाके जिसको अगर मेरे पास होल्डर ऑफ द वाउचर है, वो कब जाएगा रिडीम करने वेंडर के पास में, उसको पता नहीं है। तो जब वो मैं जाऊंगा वेंडर के पास में रिडीम करने के लिए, और जब वेंडर उनका पैसा कहां से लेगा, वेंडर जिसने वाउचर इशू किए हैं, तो जब वो वेंडर उस वाउचर वाले के पास में जाएगा रिडीम कराने, वो डेट। इसका एग्जाम्पल, हाँ इसका एग्जाम्पल मैं बताता हूं। जैसे मानो सोडेस्को एक कंपनी है जो इस तरीके के वाउचर्स इशू करती है। दिस प्रोविजन इज इन रिलेशन टू दैट कंपनी हु आर इशूइंग सच वाउचर्स। हमें उस पर्सपेक्टिव में सोचना है, कहीं इधर उधर नहीं जाना है। तो अगर सोडेस्को ये कहती है ए इज एन ऑर्गेनाइजेशन, वो अपने एम्प्लॉयज को सोडेस्को से पास लेती है, वाउचर्स लेती है और अपने एम्प्लॉयज को दे देती है। तो सोडेस्को ने जब वो पास उसको दिए, तो अब उस सोडेस्को के लिए रिसिपेंट कौन हो गया, ए कंपनी हो गया ना। अब
जब सोडेस्को ए कंपनी को ये वाउचर्स देती है, तो अगर वाउचर्स इस तरीके के होते हैं कि जो वैल्यू में आइडेंटिफिएबल हैं, और उस केस में वो कहता है ये 500 रुपए का फूड आप कहीं से खा सकते हो, तो 500 रुपए का दिया, उसने अपने कमीशन चार्ज करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि इस पे 500 रुपए की टाइम ऑफ सप्लाई तब हो जाएगी जिस समय वो सोडेस्को उसको ए कंपनी को बिल कर रहा होगा। आइटम स्पेसिफाइड, वही मैं कह रहा हूं, नहीं आइटम स्पेसिफाइड हो, हाँ जनरल दे दिया, उन्होंने स्पेसिफिक कह दिया, हाँ तो एप्लीकेबल होगा। और वेंडर, दोनों चीजें नहीं उस केस में, अब वही मैं कह रहा हूं सर कि जब मेरे को आइडेंटिफिएबल हो गया कि ये पर्टिकुलर आइटम है, ये परचेज कर सकते हो, तो उस समय हो गया। और जब अगर आप ये पता नहीं कर सकते कब होगा, तो जब वो रिडेम्पशन होके उसके सोडेस्को के पास में पहुंचेगा, उस समय उसके लिए सप्लाई ऑफ सर्विसेज होगा। हाँ, किस तरीके का? हाँ गिफ्ट कार्ड, तो उसका, हाँ वो सेम चीज है लगभग। नहीं वो जो है, अब वो तो हमने डिफरेंट पार्टी के पास, जैसे मैंने एक चीज यहाँ से खरीदी, एक देखो यहाँ से खरीदी, उसके लिए देखो कोई भी आपके पास में डॉक्यूमेंट है, वो इस कंडीशन में, इस डेफिनेशन में आना चाहिए। नहीं वो नहीं, मैं वही तो मैं कह रहा हूँ कि वाउचर, वो जो वाउचर इस कंडीशन को अप्लाई करता है, दैट इज नॉट एटीएम कार्ड। वाउचर वो मतलब कोई भी वाउचर वो कि जो इस कंडीशन को अप्लाई करता है कि भाई जिससे आपके पास में एक ऑब्लिगेशन होता है टू हैव सम गुड्स एंड सर्विसेज, देन ओनली इट इज एप्लीकेबल। सर बड़ा ऐसा कंसेप्ट है, बस एक ऑब्जेक्टिव ये था कि उस प्रोस्पेक्ट में समझना है कि भाई किसके लिए टाइम ऑफ सप्लाई है ये। हाँ सर्कमस्टांसेस में आप अपनी जब प्रमोशंस करते हो, आप कस्टमर्स को चलो 1000 रुपए के वाउचर बांट दिए सबको, देयर इज नो कंसिडरेशन, बट यू सेइंग 1000 रुपए के वाउचर बांट दिए कि जब आप मेरे से 3000 की चीज लेते हो, ये 1000 रुपए आपके डिस्काउंट हो जाएंगे। प्रैक्टिकली इट्स ए डिस्काउंटिंग सो टू से मेथोडोलॉजी, नथिंग एल्स, बट दीज आर वाउचर्स। ये वही है, बेसिकली ये उन कंपनीज के लिए प्रोविजन है जो वाउचर सेल करते हैं अपने मार्केट में, उनके लिए, ना कि यूजर के लिए या किसी और के लिए। सो सर नेक्स्ट प्रोविजन, अगर मेरा टाइम ऑफ सप्लाई अगर इन कंडीशन से रिवर्स चार्ज में, फॉरवर्ड चार्ज में अगर नहीं होता, तो मेरा टाइम ऑफ सप्लाई कब होगा? क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक टाइम ऑफ सप्लाई नहीं मिलेगा तो चार्जिंग सेक्शन लगेगा नहीं और वो चीज अनअटेंडेड रह जाएगी। तो उन्होंने रेजिडुअल सेक्शन डाला हुआ है कि अगर जब कुछ भी नहीं समझ में आएगा तो कह देंगे भाई जिस समय तू रिटर्न फाइल करेगा उस टैक्स पीरियड की। तो इसमें कह दिया कि वेयर इट इज नॉट पॉसिबल टू डिटरमाइन द सप्लाई इन रिलेशन एज डिस्कस्ड बिफोर, in case where the periodical return is filed, the date on which such return is filed, और in all other cases जब आपने टैक्स पे कर दिया। भाई गवर्नमेंट को अल्टीमेटली मतलब किस चीज से? बस। तो अगर वो टाइम ऑफ सप्लाई, कई बार क्या होता है कि वो फॉर्मेलिटीज करना रह गया लेकिन टैक्स पे हो गया, होता है ना कई बार कि सर वो टैक्स तो पे हो गया था लेकिन मेरी बुक्स में भी नहीं आया, वो बुक्स रिकंसाइल्ड नहीं है। देयर आर सो मेनी सिचुएशंस, इस तरीके की प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर आप सोचोगे, देयर आर सो मेनी सिचुएशंस कि भाई पता लगा पता नहीं क्या हुआ। तो ये उस केस में रेजिडुअल रूल है। और इसमें एक सबसेक्शन 6 और भी है जो ये क्या कहता है, जब पेनल्टी वाली बात कर रहे हैं ना, जैसे अभी इन्होंने क्या किया है कि वैल्यू में अगर कोई बंदा लेट फीस, पेनल्टी या इंटरेस्ट पे कर रहा है इन रिलेशन टू अ सप्लाई, उसको इन्होंने वैल्यू में ऐड कर लिया है। जैसे आज आपने कोई इनवॉइस रेज किया, उसको आपने 2 महीने तक रिसीव करना था और वेंडर ने 6 महीने में पेमेंट किया, तो 4 महीने का जो इंटरेस्ट चार्ज है वो कहते हैं, पहले तो इन्होंने कह दिया वो दैट शुड बी इंक्लूडेड इनटू अ ट्रांजैक्शन वैल्यू। लेकिन भैया पता ही नहीं इंक्लूड कैसे करोगे, पहली चीज जब इन्होंने फर्स्ट प्रोविजन डाला था पहले तो पता ही नहीं। और दूसरी चीज इन्होंने ये कहा कि अरे भैया बिल पे तो लिख दिया हमने, लेकिन ऑलवेज थोड़ा होता भाई, किसी कभी ललित जी को पकड़ लाया, कभी राजीव को पकड़ लाया कि यार इंटरेस्ट माफ करवा दो। तो उन्होंने उसके लिए कह दिया कि टाइम ऑफ सप्लाई इन रिलेशन टू दैट पर्टिकुलर क्लॉज इन रिलेशन टू द लेट फीस, इंटरेस्ट और चार्जेस इन रिलेशन टू द लेट पेमेंट, तो उस केस की सप्लाई तब मानेंगे जब पेमेंट रिसीव हो जाएगा। ये पहले नहीं था,
ये इन्होंने अभी नए प्रोविजन में डाला है कि ऐसा ना हो कि पैसा भी ना हो और लेवी भी लग जाए, और जो नॉर्मली आती नहीं है उस चीज के लिए। सो दे आर प्रोवाइडेड दिस इज अ फैंटास्टिक वेलकम प्रोविजन कि भाई इस तरीके की चीजें, मतलब दे आर रेस्पॉन्डिंग टू दिस। तो ये रेजिडुअल क्लॉज हो गया। चेंजेज, ये टाइम ऑफ सप्लाई हो गया सर। टाइम ऑफ सप्लाई का एक छोटा सा पार्ट और भी है, मतलब एक छोटा है, जब चेंज इन रेट्स होते हैं, कि जैसे अभी तो ऐसी सिचुएशन जीएसटी में नहीं आई है, ऐसी सिचुएशन सर्विस टैक्स में ही आती है टाइम टू टाइम। ऑब्वियसली जीएसटी में आने लगेगी कि कभी रेट चेंज कर दिए, कौन से टाइम पे होगा, क्या टाइम पे होगा। तो वो प्रोविजन लगभग सेम है जो अभी एग्जिस्टिंग प्रोविजन है। वो सिंपल ये कहता है कि आप अपनी सर्विसेज को दो भागों, अपने सर्विसेज सप्लाई को दो भागों में बांट लो, बिफोर रेट ऑफ चेंज और आफ्टर रेट ऑफ चेंज। बिफोर रेट ऑफ चेंज और आफ्टर रेट ऑफ चेंज। तो अगर आपने सर्विसेज बांट ली, फिर दो आइटम और हो सकते हैं, एक तो रेजिंग ऑफ इनवॉइस, डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ रिसीट ऑफ पेमेंट। सो दे आर टू थिंग्स, वन इज डेट ऑफ इनवॉइस और डेट ऑफ पेमेंट रिसीट, और दूसरा हो गया सप्लाई बिफोर रेट ऑफ चेंज और आफ्टर रेट ऑफ चेंज। तो अब इन दोनों चीजों में अगर दो चीजें जहां इकट्ठी हो जाएंगी, बिफोर और आफ्टर वहीं लग जाएगा। तीन में से दो जहां इकट्ठी हो जाएंगी वो चेंज वहीं लग जाएगा। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं आज 6 मई को बैठा हुआ हूं और एक आइटम पे पहले 10% का रेट था, आज 15% का रेट हो गया, और मैंने कोई गुड्स 6 तारीख से पहले सप्लाई किया हुआ, उन केसेस में अगर इनवॉइस मैंने 6 से पहले रेज कर दिया है तो बिफोर वाले रेट लगेंगे, और अगर मैंने इनवॉइस और पेमेंट दोनों बाद में रिसीव हुआ है तो बाद वाले रेट लगेंगे। पेमेंट पहले रिसीव हो गया है और सप्लाई पहले कर दी है तो पहले वाले रेट लगेंगे। सो आई थिंक दिस इज मोर बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब रेट चेंज होता है तब समझ में आता है, तो इट्स वंस फॉर समथिंग लाइक। बट लेकिन एक छोटी सी एक्सरसाइज है मैंने दी है इसमें कि भाई बिफोर आफ्टर एंड आफ्टर, तो ऑब्वियसली आफ्टर वाला रेट। अगर तीन चीजें जहां भी आप देखेंगे ना कि बिफोर दो चीजें बिफोर हो गई तो ओल्ड वाला रेट, बिफोर आफ्टर एंड बिफोर दो चीजें बिफोर हो गई ओल्ड वाला रेट, आफ्टर बिफोर एंड आफ्टर दो चीजें आफ्टर हो गई तो न्यू रेट। देयर इज नथिंग न्यू। एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़े सर। सो नाउ वैल्यूएशन। सो मेरे को लगता है वैल्यूएशन से पहले लेट्स हैव अ कप ऑफ टी, और वी कैन स्टार्ट दिस एंड देन विल हैव अ बिफोर। चलो ले लेते हैं, चलो एक बार वो ब्रेक हो जाएगा ना वैल्यूएशन में जाने से पहले ना, दो टॉपिक अलग अलग हो जाएंगे ना। चलो सर, थैंक यू। विल टेक वैल्यूएशन आफ्टर टी। थैंक यू सर।